प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के संबंध में कर रहे थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यूनिट 6 में जो अगला टॉपिक है वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी प्रकृति क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, मेथड क्या है, इसकी टेस्ट स्कोर क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको जिसका भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा, उन लोगों ने कोरिलेशन कोफिशिएंट के संबंध में कुछ न कुछ जानकारी रखते होंगे, और जो नहीं भी रखते होंगे तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आपको निश्चित रूप से उसके संबंध में ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो में शुरू करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, इसे हिंदी में सहसंबंध गुणांक कहते हैं, और सहसंबंध का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे के ऊपर एक का प्रभाव पड़ना। इसमें दो चीजें होती हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि प्राप्तांक दिए हैं, उसमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, या कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसका कैसे टेबुलेशन करना है। तो यहाँ पे बातें दो चर की होंगी, दो वेरिएबल्स की होंगी। दो वेरिएबल्स इस प्रकार के होंगे कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, यानी एक के ऊपर अगर कोई घटना घट रही है तो उसका प्रभाव उससे संबंधित जो दूसरा चर है उस पर भी उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट किसे कहते हैं। इसमें दो चर होते हैं। चर तो सभी लोग जानते हैं, चर और चर क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो थोड़ा सा हम बता देना चाह रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, जो नहीं भी जान रहे हैं फिर से जान जाएं। चर वही हैं जिनका मान भिन्न समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। चर का मतलब चलने वाला, कभी स्थिर न रहना। ठीक, जैसे बीजगणितीय संक्रियाओं में ABCD मान लिया जाता है, XYZ मान लिया जाता है, PQR मान लिया जाता है। तो इनका देखते हैं आप वहाँ पे कि विभिन्न स्थान पर, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न समयों में इनके मान में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहे। कभी P कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है, कभी अन्य परिस्थितियों में कुछ दूसरा कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है। XYZ मान लेते हैं, माना उसके पिता की उम्र X वर्ष है ना, माना उस ट्रायंगल की लंबाई X है, Y है, Z, इस तरह आदि आदि, S की ऊंचाई ये सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। XYZ PQR ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, चर हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों एवं समय में जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है।
दूसरा क्या है अचर। अचर क्या है? अचर का मतलब है जो न चलने वाला, अर्थात जो बिल्कुल स्थिर रहे, जिसका मान विभिन्न समयों एवं परिस्थितियों में कांस्टेंट रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। जैसे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? अचर हैं। अगर 1 2 3 1 2 3 इनका मान विभिन्न परिस्थितियों एवं समयों में निश्चित रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर 4 है तो 4 का मान हर समय और परिस्थिति में कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब क्या है? अचर है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए चर और अचर के संबंध में बता रहे थे कि आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए चर क्या है, क्योंकि चर का नाम हम लोग बार बार लेंगे। चर का नाम हम लोग क्या करेंगे? बार बार लेंगे। तो आप ये सोचे कि चर कौन सा भूत है, कौन सा वो है। तो जो लोग समझ रहे हो तो समझ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझे होंगे तो वो भी समझ जाए कि चर और अचर क्या है। तो आज हम इसमें चर की बात करेंगे, ठीक है। चर अचर क्या है हमने बता दिया, तो ये समझ में आया होगा। तो इसमें दो चर होते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट में, और दो चर इस प्रकार से होते हैं कि एक के चर के मान में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे चर के मान पर भी पड़ता है, दूसरे चर के मान पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इस तरीके से एक चर का मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसका दूसरे चर के मान में भी परिवर्तन दिखाई देगा। तो सहसंबंध गुणांक अगर हम देखें तो सहसंबंध गुणांक वह अनुपात होता है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की सीमा व प्रकृति को बताता है, सीमा और प्रकृति को बताता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि दो चरों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक की सहायता ली जाती है। या सहसंबंध गुणांक का मान हमें यह बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन का दूसरे चर के मान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस स्थिति पर हम देखें तो सहसंबंध तीन प्रकार का होता है। सहसंबंध तीन प्रकार का होता है। देखिए, प्रभाव पड़ता है, कई तरीके से पड़ता है। एक धनात्मक प्रभाव पड़ता है, एक ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। जो धनात्मक प्रभाव अगर एक चर के मान का दूसरे चर पर पड़ रहा है तो उसे धनात्मक सहसंबंध गुणांक कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट कहेंगे। अगर एक चर के मान पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसका दूसरे चर के मान पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक या निगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट कहेंगे। एक और होता है, एक चर के मान में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर पर ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं रहता कि निगेटिव पड़ेगा पॉजिटिव पड़ेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ भी सकता है, नहीं पढ़ सकता, ऐसा कोई क्रमबद्ध उसमें नियम नहीं है। तो इस तरीके से दो चर में जो संबंध पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? शून्य सहसंबंध गुणांक, जीरो कोरिलेशन कोफिशिएंट कहेंगे। तो इस आधार पर सहसंबंध गुणांक अगर हम देखें तो तीन प्रकार का होता है: धनात्मक सहसंबंध गुणांक, ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक और शून्य सहसंबंध गुणांक, अर्थात पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट, नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट और जीरो कोरिलेशन कोफिशिएंट। आइए हम लोग अब देखते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। धनात्मक सहसंबंध गुणांक क्या है? धनात्मक सहसंबंध गुणांक वह है जिसमें एक चर के मान में जब वृद्धि हो रही होती है तो दूसरे चर के मान में भी वृद्धि होती है। एक चर के मान में अगर कमी हो रही है तो दूसरे चर के मान में भी कमी होती है। तो इस तरीके से उन दोनों चरों के
मध्य जो संबंध पाया जाएगा उसे धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। अगर इसका हम मान निकालेंगे तो जो भी मान आएगा वो वैल्यू आएगी, उसका मान प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। तो प्लस में आ रहा है, समझ लीजिए इस दोनों चरों के मध्य कैसा संबंध है, धनात्मक सहसंबंध। फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं सहसंबंध गुणांक। धनात्मक सहसंबंध गुणांक क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। जब दो चरों के मध्य में, दो चर होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, जब दो चरों के मध्य में संबंध इस प्रकार से होता है कि एक चर के मान में वृद्धि हो रही है तो उसका प्रभाव दूसरे चर के मान पर भी पड़ता है और दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, तथा जब एक चर के मान में कमी हो रही है तो उसका प्रभाव दूसरे चर के पर भी पड़ता है और दूसरे चर में भी कमी उसी अनुपात में होती है। तो इस तरीके से दोनों चर के मान में, दोनों चरों के मध्य में जो संबंध पाया जाता है उसे धनात्मक सहसंबंध गुणांक कहा जाता है या धनात्मक सहसंबंध गुणांक कहते हैं। इसका जो मान आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, धन में आएगा। दूसरा क्या है, ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक। ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक ठीक इसके विपरीत है। ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक में दोनों चरों के मध्य संबंध इस प्रकार से पाए जाते हैं कि एक चर के मान में वृद्धि हो रही होती है तो दूसरे चर के मान में कमी हो रही होती है, अथवा एक चर के मान में कमी हो रही होती है तो दूसरे चर के मान में वृद्धि हो रही होती है। तो इस तरीके से, इस तरह से उन दो चरों के मध्य में पाए जाने वाले संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक कहा जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसका जो वैल्यू आती है, इसका जो मान आता है वो हमेशा सदैव माइनस में आता है, ऋण में आता है, नेगेटिव में आता है। तो ये तो हो गई ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक क्या कहते, किसे कहते हैं। फिर सुन लीजिए, एक चर के मान में वृद्धि होती है, दूसरे में कमी होगी, पहले में कमी होगी, दूसरे में वृद्धि होगी, जस्ट इसका अपोजिट। धनात्मक में क्या था, एक में वृद्धि हो रही दूसरे में वृद्धि होगी, एक में कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी होगी, है ना। तो इस तरीके से ऋणात्मक में क्या होगा कि एक में वृद्धि हो रही तो दूसरे में कमी होगी, और पहले में कमी हो रही दूसरे में वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से दोनों चरों के मध्य जो संबंध पाया जाएगा उसे ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक कहते हैं। तीसरा है शून्य सहसंबंध गुणांक। शून्य सहसंबंध गुणांक किसे कहते हैं, जीरो कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। शून्य सहसंबंध गुणांक उसे कहते हैं जब दो चरों के मध्य संबंध इस प्रकार से पाया जाता है कि एक चर के मान में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर के मान पर नहीं पड़ता, या ऐसा कोई क्रमबद्ध नियम इसके लिए नहीं है। कभी धनात्मक पड़ सकता है, कभी ऋणात्मक पड़ सकता है, कभी कुछ भी नहीं पड़ सकता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से दो चरों के मध्य जो संबंध पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शून्य सहसंबंध गुणांक या जीरो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो धनात्मक सहसंबंध गुणांक दो चर जैसे ले लें हम, इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट, बुद्धि और संप्राप्ति। तो इसमें क्या होगा कि जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी उसकी संप्राप्ति भी, अचीवमेंट भी अधिक होगा। जिसकी बुद्धि लब्धि कम होगी उसका अचीवमेंट भी कम होगा, उसकी परीक्षा में अंक भी कम आएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो चर इस तरीके से हैं, ये अचीवमेंट और इंटेलिजेंस, कि इस पर एक दूसरे पर धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है, एक दूसरे पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। एक अगर ज़्यादा है तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, एक कम है तो दूसरा भी कम होगा, अचीवमेंट और इंटेलिजेंस। यह हम जैसे देखें, अगर विषय में देखें तो गणित और विज्ञान दो विषय ऐसे हैं, जिस बच्चे की गणित में तेज होगा, गणित में अच्छे अंक आएंगे तो उसके विज्ञान में भी अच्छे अंक आएंगे। जिस बच्चे की गणित कमजोर होगी उसकी विज्ञान भी कमजोर होगी, साइंस भी उसकी कमजोर होगी।
तो इस तरीके से विषय में हम देखें तो ये दो चर ऐसे हैं जिसमें आपस में धनात्मक सहसंबंध गुणांक पाया जा रहा है, धनात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक का अगर एक उदाहरण देखें हम विषय में ही ले लें, जैसे गणित हो गया और कोई भाषा ले लीजिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, है ना। अगर जिस बच्चे की किसी बच्चे की मान लीजिए गणित तेज है, गणित में अच्छा है, तो हो सकता है लैंग्वेज में उसकी भाषा में पकड़ कम हो, भाषा में उतना अच्छा ना हो। ये कोई बच्चा भाषा में बहुत अच्छा है, भाषा में उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो हो सकता है उसकी गणित क्या हो, कमजोर हो। तो इस तरीके से दो चर ऐसे हैं जिसमें ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक पाया जाता है। और तीसरा अगर हम उदाहरण देखें जीरो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, तो दो विषय ऐसे हैं, गणित और इतिहास, गणित और मैथ और हिस्ट्री। इसका एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। गणित अच्छी है तो गणित का प्रभाव इतिहास से कोई मतलब नहीं है, पढ़ भी सकता है, नहीं पढ़ सकता, ऐसे कोई क्रमबद्ध नियम उसके लिए नहीं है। इतिहास में जो बच्चा अच्छा है तो हो सकता है गणित में भी उसकी अच्छी पकड़ हो, या गणित जिसका अच्छा हो सकता है इतिहास भी जानता हो, नहीं भी जानता हो, तो इसका एक दूसरे से कोई संबंध, रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है जो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा दिखाई दे। तो हमने कल नोट्स भेजा था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से चित्र के माध्यम से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, सारणी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपके समझ में निश्चित रूप से सारी चीजें आ जाएंगी। तो वहां पे आप देख सकते हैं, नोट्स में हमने पूरा दिया है। तो इस तरीके से सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक चीज और जान लीजिए, सहसंबंध का मान हमेशा +1 से लेकर के -1 के बीच में ही आता है, इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आपके सामने होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका मान -1 से लेकर के +1 के मध्य ही आएगा। इससे ज्यादा और कम आ रहा है तो समझ लीजिए आपने कहीं न कहीं त्रुटि कर दी है, कहीं न कहीं उसमें गलती कर दी है। इसलिए सहसंबंध का मान हमेशा +1 से लेकर के 0 सहित -1 तक ही होता है, इसी के मध्य होता है। अब बात आती है इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, है ना। इसको हम किस तरीके से, कितना मान आएगा तो कैसे इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए एक सारणी है जिसको हम आपके लिए बता रहे हैं, नोट्स में दिया गया है, लिख के उसमें भेजा गया है, उसको आप वहाँ बार बार देखिए, समझिए। तो सहसंबंध गुणांक की शाब्दिक व्याख्या कि इतना मान आएगा तो उसको कौन सा धनात्मक है तो कौन सा धनात्मक सहसंबंध, बहुत उच्च धनात्मक होगा, निम्न धनात्मक होगा, कैसा होगा। तो मान कम ज्यादा होने पर भी उसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है। इसमें भी जब आप लास्ट में उत्तर लिखेंगे तो उत्तर के अंत में अब आपको ये पता होगा तो आप बता देंगे कि इन दोनों चरों के मध्य जो पाया जाने वाला सहसंबंध है, धनात्मक सहसंबंध है, तो किस प्रकार का है। तो इस तरीके से आप वहां देख सकते हैं। तो संबंध है उस सारणी को हम बता देते हैं, जब +1 मान आ जाए, जब आप जो वैल्यू निकालें वो अगर 1 में आ जाए, यानी उसका मान कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वहां पे इस तरीके से दोनों चरों के मध्य जो संबंध पाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध गुणांक। कौन सा धनात्मक सहसंबंध गुणांक कहेंगे, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध गुणांक। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध गुणांक अगर 1 मान आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध गुणांक। इसको इंग्लिश में कहें तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान 0.90 से लेकर के 0.9 से लेकर के 1 के बीच में आए, 0.9 से लेकर के 1 के बीच में आए, तो इनके मध्य में जो संबंध पाया जाएगा दो चरों के मध्य में, उसे हम क्या कहेंगे, अत्यंत उच्च धनात्मक सहसंबंध गुणांक। क्या कहेंगे, अत्यंत उच्च धनात्मक सहसंबंध गुणांक। ये इसे
इंग्लिश में क्या है, वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी हाई और पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर अगर इसका मान दो चरों के मान जो निकालेंगे उसका मान 0.7 से लेकर के 0.9 के बीच में आए तो उस तरीके से दो चरों के मध्य जो संबंध पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उच्च धनात्मक सहसंबंध गुणांक, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर मान 0.0 से लेकर के 0.7 तक, 0.4 से लेकर के 0.7 के बीच में आता है तो वहां पे जो संबंध पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, परिमित धनात्मक सहसंबंध गुणांक, परिमित धनात्मक सहसंबंध, या इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट, मॉडरेट कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर अगर 0.2 से लेकर के 0.4 के बीच में इसका मान आता है, 0.2 से लेकर के 0.4 के बीच में इसका मान आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, निम्न धनात्मक सहसंबंध गुणांक, क्या कहेंगे, निम्न धनात्मक सहसंबंध गुणांक, लो पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट, लो पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट कहेंगे। अगर मान 0 ही आता है, यानी 0 से लेकर के 0.2 के मध्य आता है, 0 से लेकर के 0.2 के मध्य आता है मान, तो उसे हम क्या कहेंगे, निम्न धनात्मक सहसंबंध। अरे इसे क्या कहेंगे फिर, अत्यंत निम्न, क्या कहेंगे इसे, अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध गुणांक, यानी दोनों चरों के मध्य में जो संबंध है बहुत ही कम है, बहुत ही न्यून है, इसे हम क्या कहेंगे, अत्यंत निम्न। इंग्लिश में क्या है, वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट, वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट कहेंगे। और 0 आ जाए मान, क्या जाए, 0 ही आ जाए मान, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य सहसंबंध गुणांक, यानी दो चरों के मध्य जो वैल्यू निकालेंगे उसका मान 0 आ जाए तो उनके मध्य में कौन सा संबंध गुणांक होगा, 0 कोरिलेशन कोफिशिएंट, 0 कोरिलेशन, 0 या शून्य सहसंबंध। ये तो मान पॉजिटिव पे हो गई, अब ऐसे निगेटिव में ही होगा। अगर 0 से लेकर के -0.2 के बीच में मान आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अत्यंत निम्न ऋणात्मक सहसंबंध, अत्यंत निम्न ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक, या वेरी लो नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी लो नेगेटिव कोरिलेशन। -2 से लेकर के -0.4 के बीच में आए, -0.2 से -0.4 के बीच में मान आए तो उसको क्या कहेंगे, निम्न धनात्मक सहसंबंध, अरे निम्न ऋणात्मक सहसंबंध, लो नेगेटिव कोरिलेशन, लो नेगेटिव कोरिलेशन। अगर मान 0.4 से लेकर के -0.4 से लेकर के -0.7 के बीच में आए तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमित ऋणात्मक सहसंबंध, इसे मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर मान 0.7 से लेकर के -0.9 के बीच में आता है तो इसे क्या कहेंगे, उच्च ऋणात्मक सहसंबंध, उच्च ऋणात्मक सहसंबंध, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान -0.9 से लेकर के और -1 के बीच में आता है तो इसे क्या कहेंगे, अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध, अत्यंत निम्न, अत्यंत उच्च ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक, वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। अगर मान -1 ही आ जाए, -1 ही आ जाए, इसे क्या कहेंगे, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे उसकी व्याख्या की जा सकती है, कैसे उसको हम मान जब आता है तो उस मान को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है, तो हमने इसको नोट्स में पूरा भेज दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी हमने पहले ही बताया था कि सहसंबंध गुणांक का मान -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है, और जहाँ माइनस चिन्ह आता है अगर वैल्यू आ जाए तो उससे वहाँ पे ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक होगा। 0 आ रहा है तो 0 सहसंबंध गुणांक होगा, प्लस में मान आ रहा है तो धनात्मक सहसंबंध गुणांक होगा। आप तो उसके मान को देख करके उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हम लोग एक समझ लेते हैं कैसे इसका मान निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अभी तो यहाँ ब्लैक बोर्ड उपलब्ध नहीं है, नहीं हम वहाँ पे बता देते, तो सुन लीजिए आप लोग। तो कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। रैंक ऑर्डर, कोरिलेशन कोफिशिएंट, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक और है द्विचर आवृत्ति कोरिलेशन कोफिशिएंट, और कई हैं लेकिन 2-3 ही ज़्यादा हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो आपके लिए परीक्षाओं में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो पहला हम लोग आज देखेंगे रैंक ऑर्डर क्या है। रैंक ऑर्डर या इसे हिंदी में श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक विधि भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 चर आपको दिए रहेंगे, 2 चर के मान दिए रहेंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इन चरों के मध्य संबंध की गणना कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 चर जो मान दिया गया होगा, जैसे कोई प्राप्तांक बुद्धि इंटेलिजेंस का आ गया, कोई विषय का आ गया, या कोई ऐसे 2 चर होंगे जिनका मान आपको दिया रहे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको x और y नाम दे देंगे, 2 चरों को x और y नाम दे देंगे। फिर इनका एक और सारणी बनाएंगे जिसमें इनको आप क्रमबद्ध कर लेंगे। इनको आप क्या कर लेंगे, क्रमबद्ध कर लेंगे। x वाले वेरिएबल्स को क्रमबद्ध करेंगे तो उसके जो सारणी बनेगी उसको क्या कहेंगे, rx नाम दे देंगे। y वाले क्रमबद्ध कर रहे हैं तो उसको ry नाम दे देंगे। क्रमबद्ध कैसे करना है, जो सबसे बड़ा प्राप्तांक उसमें आप देखेंगे, मान लीजिए 10 बच्चों का, 12 का, 15 का, जितना भी, उसमें आप पूरा देखेंगे कि कौन सा मान सबसे बड़ा है, कौन सा मान सबसे बड़ा है, तो उसको कौन सा रैंक दे देंगे, 1 रैंक दे देंगे। rx वाले कॉलम में उसके सामने 1 लिख देंगे। फिर देखेंगे उससे छोटा कौन है, उसको rx वाले कॉलम में 2 रैंक दे देंगे। फिर देखेंगे उससे कौन छोटा है, उसको 3 दे देंगे। फिर उससे छोटे वाले को 4 दे देंगे। फिर उससे छोटे वाले को 5 दे देंगे। फिर उससे छोटे वाले को 6 दे देंगे। फिर उससे छोटे वाले को 7 दे देंगे। इस तरीके से रैंक देते चले जाएंगे, और सबसे अंत में सबसे कम प्राप्तांक वाला आएगा। मान लीजिए 5 का है तो उसकी रैंक 5 में हो जाएगी, 10 प्राप्तांक है तो उसकी रैंक 10 हो जाएगी। इस तरीके से सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और रैंक 1, 2, 3 इस तरीके से देते जाएंगे, और लास्ट में जो सबसे कम प्राप्तांक होगा उसका मान उसमें दे देंगे। ऐसे ही ठीक इसी तरीके से y वाले कॉलम के लिए करेंगे, उसमें ry लिख देंगे, और उसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा प्राप्तांक है उसे 1 दे देंगे। फिर उससे छोटे वाले को 2 दे देंगे। फिर उससे छोटे वाले को 3 दे जाएंगे, और इस तरीके से जो सबसे अंत में होगा उसे क्या कर देंगे, उसे अंत में रख देंगे। इस तरीके से दोनों का ऑर्डर, रैंक आ गया, रैंक आप निर्धारित कर दी। रैंक निर्धारित करने के पश्चात इनमें डी का मान निकालेंगे। डी का मतलब डिफरेंस, यानी दोनों में क्या अंतर, rx और ry। डी इक्वल टू एक कॉलम बना लेंगे rx माइनस ry का, तो उसमें आप दिखा देंगे कि किस तरीके से rx और ry का मान घटा करके डी दिखा देंगे तो डी का मान आ जाएगा। इसमें हम माइनस को नहीं देखते हैं, इसमें माइनस को नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि डी स्क्वायर करेंगे तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो माइनस को आप लिख भी देंगे, नहीं भी लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो डी एक कॉलम बना लेंगे, डी इक्वल टू rx माइनस ry। फिर जो भी दोनों रैंक दिए हैं उनको घटा देंगे, आप जितना मान आएगा उस कॉलम में लिख देंगे, और फिर एक कॉलम और बनाएंगे डी स्क्वायर का,
जितना मान आया है अंतर वाला उसको आप स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर का मान आ जाएगा। फिर उसके नीचे टोटल योग कर लेंगे और जितना n का मान आया है, n मान लीजिए प्राप्तांकों की संख्या चर में 10 है तो 10 हो जाएगा, 10 है, 12 है, 15 है, जितना भी हो जाएगा उतना आप दे दीजिए। और सिग्मा डी स्क्वायर का जितना भी डी स्क्वायर है सारे प्राप्तांकों का उसका योग कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा योग का प्रतीक है, योग को निर्धारित करता है, इसलिए उसको सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू लिख के नीचे निकाल लेंगे। अब इसका श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक निकालने की जो विधि है उसका फार्मूला है वह है, इसको रो से रिप्रेजेंट कर सकते, किससे, रो से, RHO, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको निर्देशित करते हैं। अब रो इक्वल टू होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n स्क्वायर -1, इसके फार्मूला होता है निकालने। तो इसमें दो चीज़ों की जरूरत है, कि n की जरूरत है, एक सिग्मा डी स्क्वायर की जरूरत है। तो सारणी में आपका दोनों मान आ गया, n का मान आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर का मान आ गया। अब आप इस फार्मूले में रख करके और सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, है ना। 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर का मान आया ही है अपान n स्क्वायर -1, आप कैलकुलेट कर लेंगे और इसका मान आ जाएगा। अब लास्ट में फिर आपका जो भी मान आएगा उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो इसकी व्याख्या करने के लिए आप सारणी जो हमने बताया है उस सारणी को भी ध्यान देना है। जो भी मान आया है, मान लीजिए 0.8 आ गया है ना, 0.8074 आ गया, तो 0.8 आ गया तो किस के मध्य है, 0.9 से ले करके और 0.7 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई, वेरी हाई कोरिलेशन कोफिशिएंट। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे। ऐसे जो भी मान आएगा उस सारणी से आप देख करके वहाँ पे उसको याद कर लीजिए किस किस के बीच में आएगा, तो कौन सा धनात्मक होगा, तो वेरी हाई होगा, लो होगा, या मॉडरेट होगा, या परफेक्ट होगा। जो भी आप मान आएगा वो लिख करके नीचे व्याख्या कर सकते हैं। कि ये कर सकते हैं, परिणाम से यह स्पष्ट हुआ है कि इन छात्रों के मध्य या इन दो चरों के मध्य या इन दो विषयों के मध्य जो संबंध पाया जा रहा है वो अत्यंत उच्च धनात्मक सहसंबंध है, अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है ना, या उच्च धनात्मक सहसंबंध है। पाया जाने वाला संबंध कैसा है, अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध गुणांक है। तो इस तरीके से वहां पे मान देख करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो हमने कल इसके लिए नोट्स भेजा था, आप उसको देखे होंगे, पढ़े होंगे, ऐसी आशा है। और आज इस पर वीडियो भी हम दे रहे हैं, इसको भी आप सुनिएगा ध्यान से। और कल इस पर क्लास भी होगा, क्लास में आप लोग उपस्थित रहिए। कल संभवतः अंतिम क्लास होगा क्योंकि 24 से आपका एग्जाम भी है, तो कल की क्लास में सभी लोग उपस्थित रहिए। और जिससे जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, जिससे जो भी परीक्षाओं में कोई दिक्कत आपको ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है, आज हम लोग अपनी बात को यहीं पे संपन्न करते हैं। पुनः फिर कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए और उससे लाभ लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखते जुड़ने।